Hi guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In this video, we will discuss about the gradient of a scalar field. किसी अदिश क्षेत्र के प्रवणता के बारे में बात करेंगे या जिसको हिंदी में भी ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे। तो अभी ग्रेडियंट क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या फॉर्मूला मिलेगा, क्या डेरिवेशन होगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अपना जो टॉपिक है वो क्या है, एक स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। अदिश क्षेत्र के परिवर्तन की प्रवणता भी बोलते हैं इसको, की प्रवणता या ग्रेडियंट, हिंदी में भी ग्रेडियंट बोल देते हैं इसको, ग्रेडियंट। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड बोलो या स्केलर क्वांटिटी बोलो, अदिश क्षेत्र बोल लो या अदिश राशि बोल लो। तो अदिश राशि का हम लोगों को क्या करना है, ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। अभी ग्रेडियंट क्या होता है, पहली चीज तो ये, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसका मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फिर हम लोग इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका। तो लिखिए, पहले इसका डेफिनेशन लिखिए। The maximum rate of change, the maximum rate of change of, the maximum rate of, the maximum rate of change of a scalar field, the maximum rate of change of a scalar field with respect to distance, with respect to distance is known as gradient of, is known as gradient of scalar field. The maximum rate of change of a scalar field with respect to distance is known as gradient, is known as gradient। ठीक है, हिंदी में लिखो, किसी अदिश क्षेत्र, किसी अदिश क्षेत्र के परिवर्तन की दर का अधिकतम मान, किसी अदिश क्षेत्र के परिवर्तन की दर का अधिकतम मान, के परिवर्तन की दर का अधिकतम मान अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाता है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाता है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाता है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाता है। देखो क्या है इसका मीनिंग, क्या है, सारी चीज समझो पहले। एक ऐसा है कि जैसे मान लो कि आप ये समझना, पहले अभी कुछ छापना नहीं है, पहले समझ लो कि सपोज आपने फर्स्ट ईयर में जब ईएमटी पढ़ा होगा, उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ये जो भी मैं बताने वाला हूँ। देखो, दो टाइप के फील्ड होते हैं, या दो टाइप की क्वांटिटीज होते हैं, दो टाइप की राशियाँ होती है, या दो टाइप के क्षेत्र होते हैं। तो अदिश क्षेत्र, एक सदिश क्षेत्र, एक तो वेक्टर फील्ड, एक स्केलर फील्ड। तो हम लोग स्केलर फील्ड की बात करते हैं, तो स्केलर फील्ड जो होता है मतलब अदिश क्षेत्र या अदिश राशि नहीं बोलते जनरली, अदिश क्षेत्र बोलते हैं स्केलर फील्ड। तो स्केलर फील्ड होता है, उनको हम लोग, उसका एग्जांपल बताऊं तो जैसे विभव है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल है या स्केलर फील्ड है, उसको हम लोग सरफेस से बनाते, पृष्ठों द्वारा प्रदर्शित करते हैं ग्राफ में। अगर हम लोगों को कर्व बनाने हैं इसको, तो पृष्ठों द्वारा बनाते हैं। जैसे एक पृष्ठ बना दिया, एक हमने सरफेस बना दिया, और यहाँ पर कोई अदिश क्षेत्र है, उसका कुछ वैल्यू है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, और इसके ऊपर जैसे एक समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ का मतलब होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब उस पृष्ठ के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहेगा। उसी टाइप से ये एक क्या है, सम अदिश पृष्ठ, मतलब इक्वी स्केलर
सरफेस है, मतलब इस सरफेस के ऊपर जो अपना स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फील्ड है, उसका जो वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा। तो मान लो इसके ऊपर कोई वैल्यू है, जो कोई स्केलर फील्ड है फाई, उसका वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू है कि इसके हर एक पॉइंट के ऊपर जो फाई का वैल्यू है वो फाई है, मतलब सेम ही है सब जगह पे। हमारा जो अदिश क्षेत्र है, अदिश क्षेत्र का मतलब स्केलर फील्ड वो है फाई, और उसका इस सरफेस के ऊपर जो वैल्यू है वो सेम है हर जगह पर, और वो मान लिया मैंने फाई 1। एक दूसरा सरफेस है ऐसा, इसके ऊपर वैल्यू है फाई 2। आई बात समझ में? इसके ऊपर फाई 1 है, उसके ऊपर फाई 1 है वैल्यू। अब देखिए मैं अगर यहां से इस पॉइंट से, अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है P, मान लो इस पे, इस पॉइंट को अगर मैं यहां से बात करूं कि इसका जो सदिश है, इसका जो सदिश है, सदिश वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो है वो R वेक्टर है सपोज। अब मैं इससे इस पृष्ठ पे जा रहा हूं, मैं अभी यहाँ पे हूं, इससे मैं इस सरफेस के ऊपर जा रहा हूं। मान लो मैं इस सरफेस के ऊपर मैं कहीं यहाँ आ गया, यहाँ से मैं यहाँ आ गया, इसको मैं Q पॉइंट बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ आ गया, ये जो पॉइंट है Q, उस पॉइंट का जो स्थिति सदिश है वो स्थिति सदिश है, इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर प्लस dr वेक्टर, ऐसे मान लेता हूँ। और ये यहाँ से यहाँ मान लो ये जो डिस्टेंस है वो, ये वेक्टर है वो है dr, कितना डिस्टेंस है? dr है। क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो यहां फाई 1 है, सदिश सॉरी अदिश क्षेत्र का मान, स्केलर फील्ड का वैल्यू इस सरफेस के ऊपर फाई 1 है, मैं यहां से यहां आ गया तो कितना हो गया? फाई 2। चेंज कितना हुआ? चेंज सपोज हो गया फाई 1 माइनस फाई 2, कितना चेंज हुआ अपने पास में? डी फाई चेंज हो गया। स्केलर फील्ड जो है, अदिश क्षेत्र है, उसका मान कितना चेंज हो गया? डी फाई वैल्यू चेंज हो गया। कितनी दूरी चलने पर? यहां से dr चलने पे। तो अगर मैं इसका परिवर्तन की दर निकालूं, रेट ऑफ चेंज इन फाई कैलकुलेट करूं, तो देखो चेंज रेट कैलकुलेट करूं तो जैसे dr डिस्टेंस चलने पर मेरे में चेंज आया, इसमें चेंज आया d फाई। तो पर डिस्टेंस या रेट की बात करें तो d फाई बाई dr, इसको बोलते हैं दर। रेट तो ये होता ना, डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, तो फाई की r के सापेक्ष परिवर्तन की दर आ गई है। फाई की r के रिस्पेक्ट में चेंज रेट आ गया, ठीक है। ये जो वैल्यू है, इसका जो मैक्सिमम मान आएगा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ये है परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू r। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको हम बोलते हैं प्रवणता, ग्रेडियंट। तो ये फाई तो क्या है? एक अदिश राशि है, एक अदिश क्षेत्र है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फील्ड है। स्केलर फील्ड का इतना dr डिस्टेंस कवर करने पर इतना चेंज आया d फाई, तो इसका जो चेंज रेट है d फाई बाई dr, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। गॉट इट माय पॉइंट? समझा? चलो ये गेम समझ आया। मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। एक स्केलर क्वांटिटी जो होती है, अधिक क्षेत्र होता है, उसको हम लोग सरफेस से बताते हैं, और ये सरफेस पे पूरे पे फाई, इसका फाई का वैल्यू क्या रहेगा? फाई 1 रहेगा, और इस सरफेस के ऊपर फाई का वैल्यू क्या रहेगा? फाई 2 रहेगा। ऐसे सरफेस को हम लोग बोलते हैं सम अदिश पृष्ठ। सम अदिश पृष्ठ, इक्वी स्केलर सरफेसेस, मतलब इसके ऊपर समान है मान, वैल्यू है वो इक्वल है। फाई 1 है तो फाई 1 ही है हर जगह पे फाई का वैल्यू, यहाँ पे फाई का वैल्यू फाई 2 है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में ईएमटी में पढ़ा होगा कि स्केलर फील्ड को कैसे शो करते हैं, ये इसका पैटर्न होता है, इस तरीके से कर्व में शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, उस पर r वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे फाई 1 है, यहाँ से मैं इस सरफेस पे गया तो फाई में चेंज हो गया फाई 1 माइनस फाई 2, और या ये यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर प्लस dr है तो ये dr ले लिया। तो चेंज रेट इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट की। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके लाएंगे, दैट विल बी द ग्रेडियंट, वो होगी प्रवणता या ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करना है, ये डायग्राम है। तो इससे पहले ये जो मैंने कहानी ये समझाई है ना, इसको मैं लिखवा देता हूं, तो आपने जो लिखा है ना उसके बाद में अब लिखो पैराग्राफ चेंज करके, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लो, एक छोटी सी मैथमेटिक्स है ये, इसको समझना, उसके बाद तो स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है।
तो लिखिए, माना दो सम अदिश पृष्ठ है, माना दो सम अदिश पृष्ठ है जिन पर अदिश क्षेत्र के मान, जिन पे अदिश क्षेत्र के मान φ1 एवं φ2 है, जिन पे अदिश क्षेत्र के मान φ1 एवं φ2 है, अदिश क्षेत्र के मान φ1 एवं φ2 है। φ1 पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसका स्थिति सदिश r वेक्टर है। φ1 पृष्ठ पर, या φ1 मत बोलो, इसको पृष्ठ, इसको जो सरफेस है इसको S1 बोल लो सरफेस, इसको S2 बोलो, सरफेस है ना, ये पृष्ठ है ना, S1 S2। तो φ1 पृष्ठ की जगह लिखो S1 पृष्ठ पर, φ1 को काट के S1 कर दो उसको। S1 पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है जिसका स्थिति सदिश r वेक्टर है, तथा पृष्ठ S2 पर बिंदु Q का स्थिति सदिश r वेक्टर प्लस dr वेक्टर है, r वेक्टर प्लस dr वेक्टर है। तो अभी ये डायग्राम छाप लो, मैं इंग्लिश में लिखवा देता हूं। let two surfaces, let two equiscalar surfaces, let two equiscalar surfaces S1 and S2, the value of scalar field on S1 and S2 are, the value of scalar field on S1 and S2 are φ1 and φ2 respectively, φ1 and φ2 respectively. There are 2 points P and Q. There are 2 points P and Q according to figure, which have position vectors r vector and r1 plus, sorry, r vector and r1 plus r1 r, r vector and r vector plus dr vector, r vector and r vector plus dr vector. then ये सीन है, पॉज करके ये डायग्राम छाप लेना, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, पूरी कहानी देखिए। अभी हम लोग बात करते हैं कि यहां से यहां आया तो अदिश क्षेत्र में कितना परिवर्तन हो गया, S1 से S2 तक जाने में अदिश क्षेत्र के मान में परिवर्तन, इसको φ2 माइनस φ1 लिख देते हैं, या φ1 माइनस φ2 लिख दो, मैं इसको φ2 माइनस φ1 भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख देता हूँ d φ, ठीक है, ये आ गया। इसको इंग्लिश में क्या लिखे, द चेंज इन स्केलर फील्ड फ्रॉम S1 to S2, ठीक है। और इसके बाद में ये लिख देना। आगे देखिए,
डिस्टेंस p से q में जाने पर डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, dr चेंज हुआ, या pq डिस्टेंस भी मान सकते हैं। तो परिवर्तन की दर कैलकुलेट करना हो, परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन लिख लेता हूं, दूरी में परिवर्तन, ये विस्थापन है एक्चुअल में तो, लेकिन हम लोग जनरली यहां पे दूरी लिख देते हैं। चेंज इन डिस्टेंस, S1 से S2 में गया तो डिस्टेंस में कितना चेंज आया, dr चेंज आया, या pq बोल सकते हो आप इसको, pq या dr बोल सकते हो। ठीक है, अब ये तो फाई में इतना चेंज आया और r में या डिस्टेंस में इतना चेंज आया। तो परिवर्तन की दर निकालनी हो, रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना हो, तो देखिए अदिश क्षेत्र के परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फील्ड, ऑफ स्केलर फील्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फील्ड, और वो स्केलर फील्ड में कितना चेंज आया, वो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो आएगा डी फाई, इतना तो स्केलर फील्ड में पर चेंज हो गया, और डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, ये डी आर। तो ये परिवर्तन की दर आ गई, ये रेट आ गई, दूरी के साथ परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्लियर है, ये आ गया। इसको पॉज करके कॉपी कर लेना। एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। टाइम अपने पास में है, इसको पॉज करके कॉपी कर लो आप। ठीक है, आगे चले। चलिए, ये डी फाई बाई डी आर है, परिवर्तन की दर है। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है परिवर्तन की अधिकतम दर, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अधिकतम दर कैलकुलेट करनी है। तो देखो जो ग्रेडियंट आएगा, ग्रेडियंट या प्रवणता जिसको बोल लो, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, डेफिनेशन के हिसाब से अदिश क्षेत्र की प्रवणता, जो डेफिनेशन लिखी थी ना हमने, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो आपका परिवर्तन की दो दर है, रेट ऑफ चेंज है, उसका जो मैक्सिमम मान है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, दैट इज आवर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। इसको हम लोग बोलेंगे अदिश क्षेत्र की प्रवणता। इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है, और इसका वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगा, अब सोचो। ये तो छाप लिया आप लोगों ने सब। अब आप मुझे ये समझाना कि इसका वैल्यू मैक्सिमम कब मिल सकता है। इसका वैल्यू मैक्सिमम तब मिल सकता है जब हम लोग जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो मिनिमम हो। जैसे ऐसा है y बाई एक्स है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब नीचे वाला मिनिमम हो, ये मिनिमम हो। ये बात समझ आती है ना। ये मिनिमम मतलब जो dr है, दूरी है दोनों पृष्ठों के बीच की, द डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस, ये मिनिमम हो dr मिनिमम होने का मतलब समझ रहे हो। इसका मतलब है कि ये जो दोनों सरफेस है, इनके बीच की डिस्टेंस है वो मिनिमम हो। इन दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी न्यूनतम का मतलब, कोई भी दो पृष्ठों के बीच के, दो सरफेसेस के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होती है। मिनिमम डिस्टेंस वो होती है जब दोनों पे एक से दूसरे पे परपेंडिकुलर डाल दे, अभिलंब डाल दे, तब जाके वो क्या होगा, मिनिमम होगा। अरे न्यूनतम दूरी कौन सी होती है, अभिलंब वाली। किसी पर परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो आप मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करो इसके ऊपर। तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दो। मैं यहाँ पे तिरछा नहीं जाके मैं इससे परपेंडिकुलर डाल दूं, मान लो ऐसे, यहाँ पे इसको पॉइंट R दे दूं। ये जो डायरेक्शन है, ये जो डिस्टेंस है P से R तक, इसको मैं dn लिख देता हूं, dn है ये। ठीक है, इसको जैसे dr लिखा उसको dn लिख दिया। क्लियर है। दूसरी चीज, ये जो डायरेक्शन n लिख दिया तो इसकी डायरेक्शन n कैप की डायरेक्शन ले लो।
एन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, ये अभिलंब की दिशा होगी, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ये डी एन हो गया। ये एक ट्राइंगल भी बन गया यहाँ पे, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, इस एंगल को आप थीटा ले लो, ठीक है। तो ये जो हमने ज्योमेट्री में काम किया है इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। P से ये S1 से S2 पे ये जो परपेंडिकुलर डाला है, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन एन कैप है, ये कुछ बातें लिख देता हूँ मैं। ये डायग्राम में वो जो पहले वाला डायग्राम उसी के अंदर ये चीज़ एडिट कर लो, आप पॉज करके इसको एडिट कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलिए। S1 व S2 पृष्ठों के मध्य अभिलंब की दिशा एन कैप है। एन कैप क्या, परपेंडिकुलर नॉर्मल की डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, the direction of normal between S1 and S2 is n cap, n cap डायरेक्शन है, ठीक है। और ये भी पता चला कि जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कौन सी आ गई, पहले डिस्टेंस है डी आर, अब मिनिमम डिस्टेंस तो डी एन होगी, तो न्यूनतम डिस्टेंस कितनी है, डी एन है। तो मैक्सिमम रेट अगर कैलकुलेट करना है तो डी आर की जगह आप लिख दो डी एन, इसका न्यूनतम वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो आएगा डी एन, ठीक है, ऐसा आएगा। अतः जो डी फाइव बाई डी आर मैक्स आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा डी फाइव बाई डी एन आएगा, ये आएगा। अभी तो इसका मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, अभी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा, जो भी है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो ये है। आगे बात समझ, ये इसका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर। चलो इसको हम लोग कुछ इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, ठीक है। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब प्रवणता जो है इसकी, वो प्रवणता कुछ इस टाइप में आएगी, इसका जो ग्रेडियंट है वो ऐसा आएगा, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, आगे देखिए। अगर हम लोग दूसरे तरीके से बात करें तो जैसे डी आर का जो कॉस कंपोनेंट है वो आएगा यहाँ पे डी एन, ठीक है। ये जो हमने परपेंडिकुलर की बात की है ना वो इस तरीके से आएगी, देखना। इसको दूसरे वे में भी मैं बता सकता हूँ, ये ऐसा है, एक सेकेंड, कि हम लोगों को पता है कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, परपेंडिकुलर का आएगा मिनिमम वैल्यू इसका। तो इस डी आर का मैं cos थीटा कंपोनेंट ले लूँ यहाँ पे, अगर डी आर cos थीटा, देखो ट्राइंगल पी क्यू आर से बाई ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में देखो डी आर का cos थीटा कंपोनेंट आएगा, डी आर cos थीटा वो डी एन के बराबर आएगा इधर। तो डी आर cos थीटा जो आएगा, डी आर cos थीटा है वो किसके बराबर आएगा, डी एन के बराबर आ रहा है, ये होता है। और अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक कंडीशन की कि थीटा 90 डिग्री हो जाता है वहाँ पे, सॉरी थीटा 90 डिग्री नहीं हो रहा है, डी आर cos थीटा किसके बराबर हो गया, डी एन के बराबर हो गया। और अगर ये थीटा जो है ये यहाँ पे आ जाता है 0 डिग्री हो जाता है, थीटा 0 डिग्री मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, डी आर ये है, डी आर का cos थीटा ये है, तो थीटा 0 डिग्री हो गया तो ये परपेंडिकुलर चला जाएगा, ऐसा होता है। तो इसलिए वो परपेंडिकुलर की कंडीशन ली है हमने। तो इसको भी एक बार लिख दो आप यहाँ पे, कुछ इक्वेशन नंबर इसको ए लिख दो, इतना काफ़ी है, ठीक है। आगे चले, अभी चले आगे, चलिए। तो अगर मैं अभी ग्रेडियंट की बात करूं, किसकी बात करूं, ग्रेडियंट की, तो देखिए
एक ग्रेडियंट की बात करूँ तो ग्रेडियंट जो आया है ये ग्रेडियंट है, इसका मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन जो ग्रेडियंट आता है वो एक सदिश राशि होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखिए, सिंस ग्रेडियंट या प्रवणता एक सदिश अदिश क्षेत्र की प्रवणता, अदिश क्षेत्र की प्रवणता एक सदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, स्केलर फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसमें तो अभी हमने कहीं पे वेक्टर लगाया नहीं, ये तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके लाए थे एक तरीके से बात करें तो अगर मैं बात करूं ग्रेडियंट की, तो ग्रेडियंट को शॉर्ट में लिखते हैं ग्रेड। ग्रेडियंट किसका कैलकुलेट करें? फाई का कर रहे हैं, फाई का निकाल रहे हैं ना रेट, तो फाई का ग्रेडियंट जो आएगा वो एक सदिश राशि होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या निकल के आया? ग्रेडियंट निकल के आया। लेकिन इसमें अभी हम लोगों ने डायरेक्शन नहीं लिखी, तो इसकी डायरेक्शन के साथ लिखता हूं अभी मैं इसको। इसका जो डायरेक्शन है वो क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिया तो एन कैप की डायरेक्शन में है। जो प्रवणता लिए मैक्सिमम वैल्यू कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू एन कैप की डायरेक्शन में मिलेगा। अरे मैक्सिमम वैल्यू के लिए डी आर को डी एन के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, और डी एन की डायरेक्शन कौन सी है? एन कैप की डायरेक्शन में। डी एन की कौन सी डायरेक्शन बनाई हमने? डी एन की डायरेक्शन एन कैप, तो डी एन की डायरेक्शन एन कैप है, तो ग्रेडियंट फाई का वैल्यू आ गया। ये डायरेक्शन अगर शो करे तो वो एन कैप आ गया। ये है ग्रेडियंट। ये अभी अपने को क्या मिल गया? ग्रेडियंट मिल गया। ये ग्रेडियंट मिल गया, ये है ग्रेडियंट। लेकिन अभी हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आया, अभी तो हमने ग्रेडियंट को डिफाइन किया है और उसका बेसिक फॉर्मूला लिखा है। अभी तो इसका एक फॉर्मूला निकाल के लाएंगे। देखो, अगर हम लोग इसमें जो अभी पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में, उसकी बात नहीं करें, बेसिक अगर ईएमटी की बात करें, आपने जो बचपन में पढ़ा है उसके हिसाब से बात करूं तो जो ग्रेडियंट आता है, ग्रेडियंट उसको हम लोग लिखते हैं डेल वेक्टर फाई, ऐसे लिखते हैं ग्रेडियंट को। ये फॉर्मूला मिलता है हमारे को। तो एक्चुअल में मुझे इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके लेके आना, मतलब इस वाले पार्ट को ऐसा बनाना है। आई बात समझ में? तो अभी जो बाकी का काम बच गया वो टास्क यही है कि इसको इस तरीके से बना के लेके आना। आगे बात समझ में? अभी हमने बस ये बोला कि ग्रेडियंट का मीनिंग क्या है, ये समझा है। क्लियर है? तो कभी कभी तो एग्जाम में ये आ जाता है कि इसको प्रूव करो, तो ग्रेडियंट को पहले डिफाइन करो, फिर उसके बारे में ये जो थ्योरी है ये बनाई है हमने कि कैसे क्या सीन है, और इसके बाद में अभी हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये वाला जो है सिस्टम, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है? ओके।